नमस्कार भाइयों। मैं कवि शुभम शास्त्री, कॉलोनी धाम, रोहतास, बिहार, आप सभी के समक्ष प्राची चतुर्वेदी जी के साथ आया हूं, जो कि नमस्कार। एक स्वदेशी होते हुए, अपने देश की होते हुए भी परदेशी की भूमिका में है। मैं प्राची चतुर्वेदी जी को आप लोग जानते होंगे, ये पेंटिंग सिखाती हैं और इनकी पुस्तक कनाडा में भी प्रकाशित हो चुकी है, एकाकी के उपवन से, और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निखरती हुई छवि, बचपन से सीखने की लालसा और कविता सीखने की लालसा ये बताती है कि मैं आज तक कविता सीखती हूँ। मैं इस भावना को सादर नमन करता हूँ और प्राची चतुर्वेदी जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने पटल पे, और आप सभी से नम्र निवेदन करता हूँ कि जो भी जुड़े इस लाइव को शेयर करते रहें और इसे अन्य लोगों तक पहुंचाते रहें, क्योंकि आज चतुर्वेदी जी ना सिर्फ कविता, बल्कि मुझे लगता है कि मैं उनसे वो बातें भी कहलवाना चाहूंगा जो उन्होंने अन्य जगहों पे नहीं कही होंगी। तो मैं कवि शुभम शास्त्री अपनी उनको इन पंक्तियों से बुलाना चाहूंगा कि आईने के ओट से वो देखिए दीदी, भारत की नारी होती कैसी है आखिर। भारत की नारी हैं आप, और भारत की नारी होती कैसी है। तो आईने के ओट से वो देखती पिया को निजे, नजरी न लग जाए सांवरे बरन को। क्या बात। कभी साक्षात नहीं देखती है कि नजर लग जाएगी मेरे पिया जी को, तो आईने के ओट से वो देखती पिया को निजे, नजरी न लग जाए सांवरे बरन को। दिलोक छवि हंसती है मीठी मुस्कानी देके, हर सीते कली जैसे सूर्य किरण को। धरती क्या है बात। धीर मन नहीं है कुलाती नारी, रहती है पीर लिए ही हमें धर्म को। रखती है माथ साथ सा तोरे जन्म का जो, पर सत्य कवि ऐसे नारी चरणन को, पर सत्य कवि ऐसे नारी चरणन को। और मेरी और पंक्तियां देखिएगा नारी के लिए। जी सबसे बिल्कुल। कमजोर चीज क्या होता है और सबसे उच्चतम चीज क्या होता है एक नारी के लिए, मैं वो दिखाना चाहूंगा अगले क्षण में। कि बाहर अंतर से जो अति सुकुमारी, पर लाल है तू काल से भी समर रचाती है। बाहर अंतर से जो अति सुकुमारी, पर लाल है तू काल से भी समर रचाती है। नयन वाह वाह। कटार भी जो प्रिय पे चलाती, थके लिए तलवार हाहाकार वो मचाती है। निज गृह नैन कटार जो पिए पे चलाती थके, लिए तलवार हाहाकार वो मचाती है। और निज गृहवासिनी जो जन्म मरण तक, धरनी की छोर तक सूत हेतु। जब भारत में ऐसा हुआ था, एक लॉकडाउन के टाइम में एक नारी थी, स्कूटी से पहुंच गई थी अपने पुत्र को लाने के लिए 300 किलोमीटर दूर, और वो किस तौर पे पहुंची होंगी वही जानती होंगी। धरनी की जी छोर तक सूत हेतु जाती है, शुभम की लेखनी जो रुकती नहीं है कभी, ऐसी नारी चरण में शीश को नवाती है। और मैं इन्हीं पंक्तियों से हर नारी की वंदना करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि नारी के विषय में अगर बोला जाए तो सुंदर पंक्तियां हैं, और उसी जी से बहुत सुंदर। लय में देखिएगा। एक मैं इसको कुछ ही कदर लिखने वाला था, लेकिन वो आधा ही छूट गया, वो छंद नहीं पूरा लिख पाया जी मैं। कि कभी सर जी। मापिनी का मुखड़ा छुपाती बैठे नजरा के, और कभी निज चांद तक जाती है। क्या बात, बहुत खूब बहुत खूब। कभी अकुलाती कभी धीरज दिखाती नारी, फिर मुस्कुराती कभी अधर ल जाता। ये सब पंक्तियां हैं जी। मैं बहुत खूब बहुत आदर खूब। नमन करता हूँ आपकी उपस्थिति को, इस पटल एक को बार फिर से आदर आपको मेरा नमन नमस्कार। नमन करता हूँ। और इसके साथ ही मैं आपसे जी, और मैं आपसे रूबरू होना चाहता हूँ कि आप एक कविता आपकी मैंने एक लाइव में मैंने आपकी एक जो देखा, उसके बाद मैंने जी निश्चय किया कि मुझे अब
इनके साथ लाइव करना है, क्योंकि उसमें मैंने जो चीज देखा था वही इन प्रश्नों में आएंगे। तो धीरे धीरे जी आप बिल्कुल। लोगों के साथ इनका परिचय भी होता रहेगा और प्रश्न जी भी बिल्कुल आते बिल्कुल। रहेंगे और दीदी के जी बिल्कुल। मधुरिम स्वर में उत्तर सुनते रहिएगा। कि एक कविता के शब्द बताएं जी। कि कविता क्या आ, है और कविता। इसकी उपयोगिता साधारण जीवन में। तो सबसे पहले तो मैं एक बार फिर से आपका अभिनंदन करती हूँ शुभम जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस पटल पर आमंत्रित करने के लिए, और आप बहुत शिद्दत से मुझसे जुड़े रहे कि आप आमंत्रित किया जिस शिद्दत से आपने मुझे। तो मुझे इन परिस्थितियों में जो अभी चल रही हैं, कुछ कुछ काम मेरे चल रहे थे, लेकिन आपने इतना आपने भी हिम्मत नहीं हारी, तो आपकी हिम्मत देख के मैंने भी हिम्मत जुटाई, और सारे काम के चलते मैं आपके साथ जुड़ी हूँ। तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप कह रहे हैं, कविता कविता की अगर परिभाषा हम देखने चले तो परिभाषा तो अलग बात है। परिभाषा से अलग हटके भी हम एक शब्द में अगर कहें कविता क्या है, तो कविता अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति आपके व्यक्तित्व की, आपके स्वभाव की, आपके आपके मनस्थिति की अभिव्यक्ति क्या है। तो कविता अगर देखा जाए तो हर इंसान कविता लिखता है, और हर इंसान कवि है, और हर लड़की कवित्री है, हर औरत कवित्री है। बस अंतर यह है कि कोई कम उम्र में लिखने लगता है, कोई ज्यादा उम्र में, कोई खाली वक्त जी, में, तो कोई बिजी रहते हुए भी चार पल निकाल के लिख लेता है। वाह और रही वाह। उसकी उपयोगिता की बात, तो कविता जैसे साहित्य है बहुत। अगर आप हिंदी की अगर जैसे मैं बात करती हूँ, जरूरी नहीं है बहुत सारे लोग हिंदी में एमए पीएचडी करते हो, लेकिन जैसे कविता की बात है, कविता हर उम्र के इंसान तक पहुंचती है। साधारण शब्दों की होगी तो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, थोड़े मुश्किल शब्द होंगे तो थोड़े जो पढ़े लिखे हैं, जो ज्यादा समझदार है, उन सब तक पहुंचेगी, जिन्हें उन शब्दों की परख है, उन शब्दों से वो वाकिफ हैं। तो और यही एक उपयोगिता है कि जैसे हम मूवीज की बात करते हैं, मूवीज जन जन तक पहुंचती है, उसी तरह कविता है। कविता में तो संस्कार है, संस्कृति है, बहुत सारी मनोभावों की अभिव्यक्ति है, और हर पहलू को लेकर कविता चलती है। तो और उसके इतने रूप हैं, तो उसकी उपयोगिता हमारे जीवन में उतनी ही है जैसे हम सांस की बात करते हैं। हमारे लिए जैसे ऑक्सीजन जरूरी है, वैसी कविता जरूरी है, चाहे पढ़ के चाहे सुन के। बस वही उपयोगिता है कि हम उससे क्या सीखते हैं, और कई बार हम ऐसी चीजें सीखते हैं जो हमने कभी सोची नहीं होती है। हमने ऐसी कोई बातें ऐसी हम कविताओं के जरिए कहे जाते हैं, कुछ सुन लेते हैं जी ऐसी जी बातें जो हमारे मन में घर करती है, हमें सोचने पर जी मजबूर जी करती है। जी। जी। बहुत। और आपकी एक कविता की बात की थी मैंने कि आपकी एक कविता जरूर प्रथम में तो मैं सुनूंगा, क्योंकि जी बिल्कुल। इतनी मार्मिकता रहती है आपकी कविताओं में, इतना सौंदर्य भरा रहता है, तो मैं कुछ सीखता हूँ। जी। आपकी एक कविता हो सीखते तो जाए। हम भी हैं, यकीन मानिए शुभम जी, सीखता हर इंसान है। हर किसी ना किसी से सीखता है। आपसे तो मैं आज रूबरू हो रही हूँ, लेकिन सीखा मैंने आपसे है। कैसे कैसे किसी को हम मना सकते हैं, ये मैंने आपसे सीखा है। यकीन मानिए कि अगर इंसान अगर कितना भी बिजी हो, नहीं ये सीरियसली मैं बात कर रही हूँ, अगर कोई कितना भी बिजी हो, लेकिन अगर आपसे कोई उम्मीद करता है, तो आप उसकी उम्मीद को ना तोड़े। अगर हो सके तो थोड़ा सा वक्त निकाल के उसके लिए, उसकी उम्मीदों पे अगर खरे उतर सकते हैं, ये बस मैंने कोशिश करी थी। जैसा कि मैंने बताया, मैं अभी घर पहुंची हूँ और आई हूँ, तो इंटरनेट का कुछ इशू हो गया और मैं किसी और के घर से ये लाइव कर रही हूँ। तो ये आपका आप आपने जो मेरा इतनी जज्बा सौभाग्य है। दिखाया है, ये आपके जज्बे को भी मेरा सलाम है। सौभाग्य है। और मेरा सौभाग्य कि मैं आपके साथ आज काम कर रही हूँ आपके पटल पर। जी जी। और मैं बताना चाहता हूँ अपने इस जिद के बारे में जी। कि जब मैं पहले तो मैं दीदी कहा करता हूँ, भारत भर के लोगों को भैया और नारियों को दीदी। तो जी। इस कारण से भी मेरा तात्पर्य बढ़ जाता है जिद करने वाला, और बाल हक की जो भावना आ जाती है वो तो जी। तुरंत समा जाती है, क्योंकि
मैं जिसको बहन कहता हूँ उसके बाद पूरा हक समझता हूँ, कि पूरा भाई का कर्तव्य भी समझता हूँ और अधिकार भी। जी जी। इसके बाद थोड़ा जिद करने की आदत है, इसके लिए अगर नहीं कोई बात नहीं, वो आपका प्यार है। जी जी। अच्छा दीदी, आप अमेरिका में रहती हैं, भारत से इतना दूर रहती हैं। मुझे तो जी एक तरह से कहिए तो हम लोग का सपना है अमेरिका में कभी उसका दर्शन करना, जो लोग उसे इतना जी प्रतिष्ठित समझते हैं। जी मैं खुद की तो नहीं मानता, लेकिन लोगों की कहता हूँ कि जो इतनी प्रतिष्ठित समझते हैं, इतना धनिक तो है, सांस्कृतिक भी है, उसकी अपनी संस्कृति, जी हमारी अपनी संस्कृति। जी। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि भारत से दूर किसी देश में रहना आपको कितना खलता होगा, और अगर नहीं भी खलता होगा तो वो भी बताइएगा। और वहाँ के जनजीवन में अपने संस्कृति को बचा पाना कितना कठिन है। जी। स्वामी विवेकानंद जब तो शिकागो शुभम। गए थे, जी उन्हें जी। बहुत कुछ सुनना भी पड़ा था पीछे से। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं जी दीदी। आपके सर्वप्रथम आपके पहले एक सवाल का जवाब देती हूँ। जैसे आपने पूछा कि कैसा लगता है अपने देश से दूर किसी जी दूसरी जगह रहना, तो उसका एक पंक्ति में जवाब यही होगा, ठीक वैसा ही लगता है जैसे कोई कह दे कि अब तुम्हें अपनी माँ के साथ नहीं रहना है और हॉस्टल में अकेले रहना है। बस वैसे ही लगता वाह है। वाह। आपकी मजबूरी है, आपकी पढ़ाई है, आपके आगे के काम है जीवन के, इसलिए आप रहते हैं। लेकिन जो माँ की याद है वो आपके दिल से कभी जाती नहीं है। तो बस वही जवाब था इसका। ठीक वैसे ही लगता है। आप कितना भी दूर चले जाएंगे, आपको अपनी जड़ें, अपनी माँ याद रहती है। उसी तरह आप कहीं भी चले जाएं, आप अच्छे से अच्छे समृद्ध जगह भी चले जाएंगे, जैसे आप कहते हैं ना कि आप कितने भी अच्छे रेस्टोरेंट का खाना खा लें, लेकिन माँ के हाथ के चावल, माँ के हाथ की दाल, उसकी बात अलग होती है। ठीक वही वही अंतर है। तो जैसा कि आपने बताया कि रही बात संस्कृति की, बेशक हर देश की अपनी एक संस्कृति होती है। और हमारा देश तो संस्कृति के नाम की, अगर संस्कृति की बात की जाए तो बहुत पुरानी हमारी संस्कृति, बहुत पुरानी सभ्यता है, उसकी तो मिसाल ही नहीं है। और अगर हम जी मैं जैसे यूएस में रहती हूँ, वॉशिंगटन में रहती हूँ, यकीन मानिए जैसे बहुत सन्नाटा रहता है त्योहारों में, तीज त्योहार में। लेकिन जब यही भारतीय इकट्ठा हो जाते हैं, जब 4 लोग इकट्ठा होते हैं, तो हम पूरी कोशिश करते हैं हर तीज त्योहार को उतने ही हर्षोल्लास के साथ मनाएं और कमी ना महसूस करें कि हम अपने मिट्टी से दूर हैं। लेकिन वो कोशिश ही होती है, हम इतना तो नहीं कर पाते हैं कि पूरा माहौल ऐसा बना पाए। लेकिन जो 4 दोस्त मिल जाते हैं या मंदिर में इकट्ठा होते हैं, तो पूरा माहौल होता है। तो हम पूरी कोशिश करते हैं उस संस्कृति को आगे मतलब कैसे हम उसको संभाल के रखें। और मैं भारतीय होने के नाते, कवित्री होने के नाते, अपनी कविताओं में पूरी कोशिश करती हूँ कि कविताओं में और अपनी जिंदगी में भी, अपने जीवन में भी पूरी कोशिश करती हूँ कि जी जी संस्कृति का जो एक छुअन है, वो कभी भी आपसे जानी नहीं चाहिए। एक कर्म भूमि जी है आपकी, और एक जहाँ पे आप पैदा जी जी हुए हैं, आपकी दोनों ही, आपकी जी जो आपकी मातृभाषा है और फिर आप अपनी मातृभाषा की जी पूजा करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, वो बिल्कुल करनी चाहिए। वो भी हमारी संस्कृति की धरोहर है। और जी जैसे जब से मैं यूएस में हूँ, मैं ये देखती हूँ कि जैसे चाइनीज, जापानीज, जितने भी जगह से लोग आते हैं, वो सब अपनी लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, लैंग्वेज में अपनी ही भाषा में बात करते हैं। लेकिन बहुत सारे जी भारतीय ऐसे होते हैं, बड़ा दुख होता है देख के, कि हिंदी को छोड़ देते जी हैं। उन्हें शर्मिंदगी होती है कि वो पब्लिक प्लेस में है, पार्क में है, थिएटर में है, तो जी इंग्लिश में बच्चों से बात करते हैं, और यही होता है कि बच्चे हिंदी बोलना भूल जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो लोगों को समझनी चाहिए कि अगर हम ही अपने देश की मिट्टी, अपने देश की भाषा को भूल जाएंगे तो और कौन याद रखेगा, जब हम ही अपनों का सपोर्ट नहीं कर सकते तो। और रही बात संस्कृति की, तो संस्कृति सारे भारतीय बहुत अच्छे से निभाते हैं, जैसा मैं समझती हूँ। और ये करना भी चाहिए, बहुत जरूरी है। नहीं तो कोई कुछ उसका बचेगा ही नहीं, कोई शेष बचेगा ही नहीं। अब शेष हमें बचाने हैं कि कुछ ऐसी हाँ कमी ना आए कि हमारा देश कहीं हवा में खो जाए। जी यूएस अपनी जगह, भारत जी अपनी जगह।
तो आप जहाँ जिस जगह को बिलोंग करते हो, जहां से हैं, उसका साथ हमेशा देना चाहिए। जैसे बच्चे माँ बच्चों का साथ देती है, उसी तरह हम पड़ोसी का साथ नहीं दे सकते, भले वो पड़ोस की आंटी हमें 4 रोटी देती हो। उनका मान सम्मान अपनी जगह, वाह पर वाह, अपने घर का मान सम्मान अपनी जगह। तो बस मिलजुल कर रहना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब कि एक चाणक्य के नीति में एक जी बात कही गई है कि कष्टतर कष्टदारेषु परगेह जी निवासनम। कष्ट से भी जी बड़ा कष्ट होता है दूसरे के घर में रहना। जी, बिल्कुल सच बोला आपने। और बहुत मौके ऐसे आते हैं जब लगता है कि घर जाना चाहिए, अब माँ को जरूरत है, घर पापा जाना, को जरूरत है, या हमें जरूरत है। और ऐसे बहुत वक्त ऐसे आते हैं जब इतना अकेलापन लगता है, पर हम एक झटके में नहीं आ सकते, सोच समझ के आना पड़ता है, बहुत दूर है, पूरा दिन लग जाता है, पूरे दिन का सफर करते करते घर आते हैं, और वो भी आप जब मन चाहे तब नहीं आ सकते, तो बड़ा मन मसोस के भी रहना पड़ता है। ऐसे बहुत वक्त आते हैं। मैंने एक जब मेरी पहली कविता किताब प्रकाशित हुई थी, तो उसमें मैंने जी एक कविता लिखी थी अपनी माँ की याद पर। उसमें बहुत सारा भाव इसी बात को लेकर था कि कैसा एक बेटी महसूस करती है जब वो कहीं विदेश में रह रही होती है और अपनी माँ से बहुत दूर होती है और चाह कर नहीं मिल पाती। तो वो भाव उसमें कूट कूट के मैंने भरा हुआ था। शायद आपने वो सुनी हो, अगर शायद, मुझे अंदाजा तो शायद नहीं वही है, शायद वही आपने सुनी। सुनी। अच्छा, तो हो सकता है। एक और बात है कि श्री रामचंद्र जब लंका से निकल रहे थे, जी उन्होंने उस समय भी कहा है कि न मे रोचते लक्ष्मण अपि लंका स्वर्णमयी, जननी जी जन्मभूमि स्वर्गागति गरीयसी। अपि लंका स्वर्णमयी, लेकिन लंका इस समय स्वर्णमयी नहीं है, लेकिन अमेरिका तो स्वर्णमयी है, बर्लिन तो स्वर्णमयी है, इंग्लैंड तो अभी स्वर्णमयी हो चुका है। जी तो और वही भावना आप व्यक्त कर रही हैं कि जननी जन्मभूमि इसका स्वर्गागति गरीयसी। जी स्वर्ग से भी बेहतर है ये जननी और जन्मभूमि। जी मैं जी एक्चुअली मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूंगा। जी दूर रहती है माता जी तो यहीं रहती होंगी, तो जब जी माता आपने जी यहीं रहती जी होंगी तो फिर जी बीच में आपने कुछ जी आप बोला? नहीं नहीं, मैं आप पूछ रही हूँ, आप कुछ बोल रहे थे। जी माता जी, किसकी माता जी? आप अपनी या मेरी माता जी की बात कर रहे हैं? ये सुन नहीं आपकी पाई बस मैं। आपकी जी आपकी अच्छा। आपकी जी तो जी 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 मतलब कि एक गीत गवाता है, विदाई गीत जी होता है, जब शादी होता है तो विदाई जी गीत होता है। जी उसमें मतलब इतनी भावुकता होती है, अगर जमीन से जुड़ करके देखा जाए, ग्रामीण परिभाषा को देखा जाए, इतनी जी भावनाएं होती हैं, एक साथ इतनी जी भावनाओं को संभाल पाना कितना कठिन होता होगा। फोन करके कोई बोलता होगा कि आइए ना, इतना दिन हो गया, भावनाएं जो प्रबल होती होंगी। जब अभी तो बहुत साल हो गए यूएस में रहते रहते, खास तौर पे जब नए नए हम आए थे यहाँ पर, तो पहली बात तो कोई भेजना नहीं चाहता है आपको कि आप जाएं इतनी दूर। और अब जब जी आपकी नौकरी आपकी हो या आपके हस्बैंड की हो, एक ही बात है, तो आप सपरिवार जाते हैं। तो जो परिवार के सदस्य पीछे छूट जाते हैं, माँ बाप, सास ससुर, भाई बहन, तो उनको भी ये मालूम है कि अब ये जल्दी नहीं आने वाले हैं, और एक दूरी है। और जैसे सुबह और शाम का जो फर्क है, जैसे अगर मैं सुबह बात कर रही हूँ तो मुझे ये ध्यान रखना पड़ता है कि रात के उस समय कितने बज रहे होंगे। तो ये सारी दिक्कतें हमेशा रहती हैं। और दिन में जब सोचती हूँ कि अब मेरे सारे काम खत्म हो गए, अब किससे बात करें? अब बात करने के लिए ना परिवार के लोग हैं ना रिश्तेदार हैं। तो जैसा कि आप पूछ रहे हैं कैसा महसूस होता है, जब लोग पूछते हैं आप कब आएंगे, वापस कब आएंगे, तो जी ये जी बड़ा ही मुश्किल सवाल है, क्योंकि आपको जिन्होंने जो आपको इस दुनिया में लाए हैं, वो आपसे वही सवाल कर रहे हैं जो शायद उनके हम्म। माता पिता ने कभी सवाल किया होगा जब वो गांव छोड़कर शहर आए थे अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। कहीं ना कहीं वाह उनका मन कचोटा होगा उनको भी, लेकिन हम बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ते जरूर हैं।
तो वही हमने भी वही किया, नौकरी जहाँ ले जाती है वहां जाना पड़ता है, और फिर बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कहीं ना कहीं फिर हम सोचते हैं कि बच्चों को ही देख लेते हैं, उनको ही हम इस दुनिया में लेकर आए तो उनके लिए कुछ कर सकें। हाँ, उनको जोड़ के रखते हैं, अपने देश की मिट्टी से, अपने लोगों से जरूर जोड़ के रखना हमारा दायित्व भी बनता है, तो वो भी करते हैं। तो इस सवाल का जवाब ना, यकीन मानिए कोई भी भारतीय अगर बाहर रह रहा है 2-3 साल तक तो कभी नहीं दे पाता है, और उसके बाद अगर देता भी है तो बड़ा घुमा फिरा के देता है कि देखते हैं आगे क्या होता है। यही एक जवाब होता है हर भारतीय के मुंह में कि अभी देखते हैं क्या करना है, अभी कुछ तय नहीं किया है। क्योंकि बड़ा मुश्किल है इस सवाल का जवाब कि बच्चों का भविष्य देखें कि ये जी देखें कि माँ बाप क्या चाह रहे हैं, बड़ा मुश्किल है तय कर पाना उस रास्ते को। बस यही जवाब है मेरा। तो मतलब कि आपने जो बच्चों की शिक्षा की बात कही, तो दीदी भारतीय मूल के ही लोग तो मतलब कि वहाँ जो साइंस है जी उसमें 36% मुझे जहाँ तक ज्ञात है, जी, अमेरिकी भारतीय हर जगह है। जी, भारतीय हर 10 में जगह से है। 4 डॉक्टर इंडियंस होते हैं, 10 में से 4 डॉक्टर इंडियंस होते हैं। आप बड़ी से बड़ी कंपनी उठा लीजिए, मेरे हस्बैंड खुद गूगल में है, और हर कितनी भी अच्छी कंपनी हो बड़ी से बड़ी, उसमें इंडियंस आपको इतने ज्यादा मिलेंगे ना कि आपको लगेगा ये मतलब उसमें अमेरिकन कम मिलते हैं, इनफैक्ट बड़े बड़े पोस्ट पे मिल जाएंगे डेजिग्नेशन में, पर इंडियंस बहुत हैं। इंडियंस की तो टैलेंट, इंडियंस में टैलेंट की कमी नहीं है, वो हर जगह है, देश विदेश कहीं भी। हम्म, तो उसमें उनकी हम्म, कोई वो नहीं है, टक्कर नहीं है, और यही कारण है कि इंडियंस को बुलाया भी जाता है, उनको काम मिलता है। हम भारतीय बहुत हार्ड वर्किंग है, और सबसे बड़ी बात है हम हर परिस्थिति में काम कर लेते हैं, बस। तो मतलब कि एक ज्वाइंट फैमिली है हम लोगों का, जो हम लोगों जी के देश में है, प्रचलित है। जी, खुद मेरे भी परिवार में अभी 25 लोग एक साथ रहते हैं। अरे वाह तो क्या बात है। मतलब कि ज्वाइंट ज्वाइंट फैमिली के रूप में एक नया आदर मिलता होगा उधर, क्योंकि वहाँ ज्वाइंट फैमिली को मैंने सुना है कि नहीं। जी जी, वहाँ जॉइंट फैमिली का कल्चर नहीं है, पर ये भी नहीं है जैसा हम फिल्म्स में देखते हैं कि जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है, बिल्कुल वैसा भी नहीं है। सच मानिए, हाँ ये है कि वहाँ इंडिपेंडेंस को बहुत प्रमोट किया जाता है कि आप इंडिपेंडेंट बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। बच्चे बच्चे से उम्मीद की जाती है, और शुरू से उनको यही सिखाया जाता है कि आप आत्मनिर्भर बनिए। तो ऐसा नहीं है, इसका अच्छा भी है और बुरा भी है, हर चीज के दो पहलू होते हैं, जैसे कि तो जैसे वहां पे सिखाया जाता है कि आप अपने हिस्से का काम खुद करिए। बच्चे जब बड़े जी होते हैं, स्कूल की लाइफ खत्म होती है, जब वो कॉलेज में आते हैं, तो उनसे उम्मीद की जाती है कि आप अपनी पढ़ाई अपनी नौकरी के चलते करिए, आप कुछ पार्ट टाइम जॉब करिए और अपनी पढ़ाई करिए। कई माँ बाप ऐसे होते हैं जो बच्चों की पढ़ाई में बिल्कुल भागीदारी देते हैं, फीस देने में सब कुछ करते हैं, और अच्छी से अच्छी चीज मुहैया भी कराते हैं। पर जैसा कि हम मूवीज में देखते हैं कि बच्चे घर से निकाल दिए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर हो जाता है कि कई बार कॉलेज दूर है, जैसे हमारे यहाँ बच्चे हॉस्टल में चले जाते हैं, तो उस तरफ से वो भी चले जाते हैं। प्लस इंडिपेंडेंस इतनी ज्यादा है, फ्रीडम है, बहुत तरह की फ्रीडम है, हर हर तरह की। तो अगर बच्चे चाहें तो आप उनको रोक नहीं सकते हो, ये लीगली गलत हो जाता है। आप मतलब ह्यूमन राइट्स के उसमें भी आ जाता है कि आप बच्चों को रोके नहीं, अगर वो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। तो उनको रिस्क लेना भी सिखाया जाता है। अमेरिकन की अगर मैं बात करूं तो रिस्क लेना सिखाया जाता है। ये पॉजिटिव साइड मैं बता रही हूँ। नेगेटिव साइड ये कह सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को शायद जरूरत है, उनके पास फीस के पैसे नहीं है, और माँ बाप नहीं देते हैं कई बार, या कह लीजिए वो सक्षम नहीं है, या क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई वहां बहुत ही ज्यादा महंगी पड़ती है, बहुत ज्यादा महंगी है, वो आसान नहीं है किसी के बस की बात, मतलब माँ बाप के बस की भी बात नहीं होती है कि वो एकदम से इतना बड़ा खर्चा उठा लें, क्योंकि उनकी भी फैमिली बड़ी होती है। हम हमारे देश में तो लोग 2 बच्चों से एक बच्चे पर आ चुके हैं, लेकिन अभी भी अमेरिकन ऐसे बहुत सारे होंगे जिनके 3-3 4-4 बच्चे होते हैं। और डॉलर में खर्चा करना, कमाना अपने आप में भी एक बड़ी चीज है। तो
बहुत डिटेल में तो नहीं पता कि कौन कितना क्या करता है, तो बस ये है कि जैसा मूवी में देखते हैं वैसा इतना भी नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे हमारी मूवीज में दिखाया जाता है कि हम जॉइंट फैमिली में ही रहते हैं और बहुत बेइंतहा प्यार होता है, हर वक्त वैसी ही चीज नहीं होती जैसी पिक्चरों में है। तो अगर भारतीय कल्चर की मैं बात करूं, भारतीय हमारे यहाँ है कि माँ बाप का साथ जब तक बच्चों के बाल सफेद नहीं हो जाते हैं, माँ बाप का साथ तब तक बना रहता है। जब तक मेरे बाल सफेद नहीं हो जाएंगे, मेरे बच्चे बड़े ना हो जाए, माँ बाप जब तक जिंदा हैं वो तब तक उनका साथ देते हैं और बखूबी देते हैं। तो ये वहां नहीं है। पर इसका एक खामी भी मैं कहूंगी ये है हमारे इस चीज में कि हम ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो माँ बाप के सहारे पर ही रहते हैं। ये एक गलत कमी है जो मुझे लगता है, जो हमें सीखनी चाहिए कि बच्चों का साथ दीजिए, पर उनको अपने पैरों पे खड़ा होना और दौड़ना भी सिखाना आना चाहिए। कि हर वक्त आप उन्हें गोदी ना ले लें। बच्चे अगर कहीं ठोकर खाते हैं, कुछ संभलने का उन्हें मौका दीजिए, लेकिन अपने पैरों पर खुद से खड़े हों, उसका भी साहस उन्हें हमें देने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये चीज हमें उनसे सीखनी चाहिए और उन्हें सीखना चाहिए कि कैसे आप अपने परिवार का साथ दें, और हमें सीखना चाहिए कि उनको भी अपने पैरों से थोड़ा कदम बढ़ाने दें। जी। वाह, मतलब कि एक तरह से आपने हर जगह से सीखने का जो काम किया है वो मेरे लाभ में आ रहा है। बिल्कुल। मेरा प्रॉफिट है जो आपसे बात कर रहा हूँ। तो जी जी। कभी कभार दीदी ऐसा नहीं होता है कि जब बात होती है अमेरिकी नागरिकों से, और जब विवेकानंद की बात होती है और जब सबकी बात होती है, तो एक अपनी धमक बनती है जैसे इंडियंस की। तो ये 10 डॉक्टर में से 4 डॉक्टर अपने, तो इसकी थोड़ी सी भावना आती है। जी बिल्कुल, भारतीयों ने तो आज से नहीं, सदियों से भारतीयों ने अपना परचम हर देश विदेश में लहराया ही है। और आप जब भारतीय तौर पर आप एक भारतीय हैं और किसी विदेशी जमीन पर होते हैं, तो ऐसा कोई देश होगा नहीं जो आपको जानता ना हो। आपके अगर कोई विवेकानंद को नहीं जानता तो हो सकता है वो गांधी जी को जानता, वो गांधी जी को नहीं जानता तो नेहरू को जानता, नेहरू को नहीं जानता होगा तो किसी ना कि ऐसे कितने नाम है। और आज के जमाने में भी कितने ही ऐसे नेता होंगे, कितने ही ऐसे महापुरुष होंगे जो आज की तारीख में भी लोग उन्हें जानते हैं। और ये हमारे लिए बहुत फक्र की बात होती है कि हम एक नाम के या दो नाम के या एक धर्म के या दो धर्म के लोगों पर ही नहीं आश्रित हैं। हम हर उम्र के हर जनरेशन के हमने लोगों को ऐसे लोगों ने अपना परचम लहराया है, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, चाहे वो पढ़ाई की फील्ड से हो, चाहे वो पॉलिटिक्स का हो, चाहे वो आध्यात्म का हो। लेकिन हर पहलू पे अगर हम देखें तो भारतीयों ने परचम लहराया है। और हम सभी देखा जाए तो उनकी हम कितनी भी तारीफ कर लें पर हमें उनको वो तारीफ कम ही पड़ती है, क्योंकि हम आज भी जाने जाते हैं तो उनके पूर्वजों उनके मतलब वो हमारे पूर्वज हैं और वो हमारे हम उन्हीं के खून, हम उनके खून हमारे अंदर दौड़ रहा है। तो ये इस बात को संस्कृति के नाम पे हम आज तक उसको निभा रहे होते हैं, हम उसका सुन रहे होते हैं। तारीफें तो हमें मिलती रहती हैं भारतीय होने के नाम पे। बस ये आगे भी ऐसे ही कायम रहे। जी, ऐसे ही कायम रहे लोग लेकिन ये शुभम जी, ये लेकिन तब तक ही पॉसिबल है जब तक भारतीय अपनी भारतीयता ना छोड़ें। अगर आप भारतीय जमीन पर भारतीय हैं तो कोई बात है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप जब दूसरे की जमीन पर हैं तब आपको अपने जड़ को अगर आपने छोड़ दिया तब आप कहीं नहीं है। तो आप अपनी जड़ों को रखिए, आपका पेड़ तो फलदायी अपने आप ही होता रहेगा। तो बस वही है। सबसे बड़ा संदेश है आज के लाइफ का कि भारतीयों भारतीय बनो। और जो आप मतलब कि एक है, जब भारत कुछ करता है, कुछ सहता है, तो उसमें एक बात मुझे दिखाई देती है, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रता पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। हम लोग इतने विद्या के पूजक होते हैं
ये जी हम लोगों में पात्रता आ जाती है, विनय आ जाता है, और विनय के कारण ही जी पात्रता आती है। अगर क्रोध मन में आ जाए तो काम करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। और जी, इस बिल्कुल कारण से बिल्कुल शायद बिल्कुल। हम लोग हर जगह पे शायद इस कारण से हैं। जी जी मैं आपके किताब किताब पुस्तक एकाकी के उपवन के बारे में कुछ जानना चाहूंगा दीदी। एकाकी का उपवन, ये मतलब एक उपवन और एक एकाकी, उपवन में एकाकी कैसा, ये थोड़ा सा मुझे खल रहा था। उपवन है, मुझे बहुत गुलिस्तान, उसमें पंछियां होती हैं, बहुत अच्छा लगा ये शीर्षक मुझे, और मैं खुद मुझे इच्छुक बहुत हूँ ये पढ़ने का। सवाल मुझे अच्छा लगा बहुत। आपने एक सवाल बहुत वैसा पूछा है। जब मैं इसका शीर्षक सोच रही थी कि क्या रखूंगी किताब का, तो जो जी भाव मेरे जी अंदर जी थे आज मेरे हिसाब से आप पहले इंसान होंगे जिसने इसका मुझसे कारण पूछा और एक्सप्लेनेशन मांगा कि क्यों। एकाकी तो सब जानते हैं, एकाकी लोग लेते हैं एकाकी को अकेलेपन से, नेगेटिविटी से, नकारात्मकता से। लेकिन मेरे हिसाब से एकाकी एक नकारात्मक ही नहीं, एक सकारात्मक पहलू भी ये लिए रहता है, क्योंकि जब हम एकाकी के वक्त में होते हैं, एक ऐसे माहौल में होते हैं जहां हम खुद को अकेला पाते हैं, तो वो ही वक्त आपको बहुत शक्ति देता है, आपको बहुत हिम्मत देता है कि अगर आप अकेले हैं तो आपको मालूम है ये लड़ाई आप ही को लड़नी है और आप ही को जीतनी है, हम किसी के सहारे नहीं है। एकाकी मेरे लिए वो महत्व रखता है कि एकाकी का मतलब ये नहीं है कि उदासीनता, उदासी का मतलब है कि आप सशक्त हैं, अकेले हैं लेकिन सशक्त हैं, निर्भर नहीं हैं। और रही उपवन की बात, उपवन में जैसे हम उपवन में बहुत तरह के जैसे पौधे होते हैं, बहुत तरह के फूल होते हैं, कुछ हमें बड़े अच्छे लगते हैं, कुछ हमें कम अच्छे लगते हैं, कुछ सुगंधित होते हैं, कुछ शायद दुर्गंध भी देते हो। तो वही है कि हमारे जीवन में इतने पड़ाव आते हैं, इतने पहलू होते हैं कि हम उसमें चाहे किसी का साथ लिए हो या अकेले हो, पर उस उपवन की खूबसूरती हमें देखनी ही चाहिए। अगर इस जीवन को जीना है खुशी से, तो उस उपवन की, चाहे वो कैसा भी हो, आपको उसको सुंदर बनाना है। आपको अपने सहारे से, किसी पे निर्भर ना हुए बिना उसको सुंदर बनाना है और उसको एंजॉय करना है। तो बस यही है। बहुत ख्याल होते हैं एकाकी वाले, एकाकी में जब आप अकेले होते हैं तो आपके अनगिनत ख्याल होते हैं। तो इस कविता जो मेरी जिस जो इस पुस्तक की आप बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे ख्याल हैं मेरे। सिर्फ एक ही ख्याल नहीं है कि मैं प्रेम की बात कर रही हूँ या माता की बात कर रही हूँ या देश की, बहुत सारे भाव हैं। उन्हीं भावों को मैंने उपवन का नाम दिया है। हम्म और अकेले में आप कविताएं ज्यादा अच्छी लिख लेते हैं, हम्म। ज्यादा भाव आप पे अपने कलम के जरिए आप पन्नों पे उतार पाते हैं। बस यही सोच के शीर्षक का नाम दिया था। मैं लिख तो बहुत सालों से तो रही थी, मतलब इसे कैसे तो पढ़ा जाए, बस कहाँ? ये वैसे तो सोशल सारे आपके ऑनलाइन उस पर है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और यूके, यूएस, इंडिया, तीनों जगह पे अवेलेबल है। और बाकी नोशन प्रेस मेरा पब्लिकेशन था, तो उनके वेबसाइट, उनके पेज से भी आप ले सकते हैं। और मैं यूएस में हूँ, तो यहाँ की कई लाइब्रेरी हैं वॉशिंगटन की, जहाँ पे ये बुक अवेलेबल है। जो लोग वॉशिंगटन में हैं वो लाइब्रेरी से पढ़ सकते हैं, खरीदने को खरीद भी सकते हैं। तो और जैसे अब ई बुक का कल्चर है, आपका आप ई बुक पढ़ते हैं तो उसके जरिए भी, मतलब आपको बस नाम टाइप करना होगा मेरा या किताब का, वो आपको मिल जाएगी कहीं ना कहीं। जी। और कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं आपकी? ये मेरी अकेले की है, बाकी मेरी 2 साझा संकलन हुई हैं। एक अभी उसका भी पुस्तक विमोचन होने वाला है जल्द ही, फरवरी 14 तारीख को जी दिल्ली में ही होने वाला है उसका आयोजन। काफी भव्य आयोजन होगा, जिसको मैंने राजीव जी के जिनके साथ मैं काम करती हूँ उनके साथ किया था। एक ऐसी मुंबई में हुई थी। तो ऐसे कुछ साझा संकलन है मेरे। और मैं अपनी अगली कविता उस पर संकलन पे काम कर रही हूँ, प्लस एक उपन्यास पे भी काम कर रही हूँ। तो 2 चीजें चल रही हैं। देखते हैं वो कब तक मैं कर पाती हूँ। कविताओं पे तो मैं करती रहती हूँ, तो
कविता संग्रह, कविताओं का संग्रह तो आने ही वाला होगा या आ जाए, उम्मीद है, कोशिश कर रही हूँ। उपन्यास में थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि अभी कवि सम्मेलनों में ज्यादा मैं थोड़ा बिजी रहने लगी हूँ इन सब चीजों में, तो उपन्यास का काम धीमे हो गया है, पर कविताओं का चलता रहता है, वो तो मेरी सांसों में बसा है। तो जैसे मैं सांस लेती रहती हूँ, कविताएं लिखती रहती हूँ, जब मन चाहा, जब जी मौका जी। मिला। तो उम्मीद है जल्दी ही आपको अगली कविता की जो मेरी संकलन है उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो मतलब कि आप जिस तरह से अभी तक भारतीय हैं, मतलब कि अपनी कुछ पंक्तियां जी बताइएगा कि भारतीयों की कभी हमारी याद आती है कि नहीं, भारत वालों की इस संस्कृति की जो केवल एक याद आती है, और उसमें मैं सुनना चाहता हूँ आपकी माँ पर लिखी वो पंक्तियां जो आप सुनाती हैं। जी तो जी, बिल्कुल मैं मैं उस आपको सुनाऊंगी। पंक्तियों को सुनना चाहती हूँ। जी जी, जी पहले मैं आपको कविता सुनाने से पहले मैं आपको इस सवाल का जवाब देती हूँ कि भारतीयों भारतीयों की याद आती है कि नहीं। तो उसका यही जवाब है कि आप कैसे भूल सकते हैं जहाँ पे आप पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं। आप बता रहे हैं आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, या आप 10 साल, मान जी लीजिए 10 साल बाद आप किसी दूसरे शहर चले जाते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उन गलियों को भूल जाएं, उन पकवानों को भूल जाएं जिनको आपने चटकारे लेके खाया था। और ओहो। मैं बहुत खाने की बहुत शौकीन नहीं हूँ, लेकिन जैसे मैं मिठाइयों की बहुत शौकीन हूँ और मैं ये लाइव बता रही हूँ। तो जी इतना मैं मिस करती हूँ मिठाइयों को, इतना मिस करती हूँ। लोग खाने को इतना मिस करते हैं, वो स्वाद ही नहीं है जो हम जिसको खा के बड़े हुए हैं, वो स्वाद नहीं है जिनको पहन के हम, जैसे वहां लिमिटेड तौर पे अपने कपड़ों का मैं जैसे बात करूं, तो इस बार तो जैसे ये हुआ कि लॉकडाउन हो गया और हमारा आना जाना लंबा खिंच गया, हम भारत नहीं आ पाए। तो बहुत होता था कि अब और कपड़े लाने हैं इंडिया से, और कपड़े पहनने, तो हम एक्सचेंज कर करके लाते हैं, कुछ लेकर आए फिर वापस रखे, फिर एक नया लॉट लेके गए। तो आप भारतीयों की बात कर रहे हैं, या भारतीयों की हम भारत की एक एक चीज याद आती है। और हर भारतीय के घर में ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसी चीज ना हो जो आपको डिफाइन कर दे कि आप भारतीय हैं। आप कितना ही क्रिसमस मना लें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दिवाली की फुलझड़ी आपके घर में नहीं होगी या कहीं गुलाल बचा होगा, वाह। ये हो ही नहीं सकता। तो रगों में जी हमारे जी। दौड़ता है। तो आप चाहें तो मैं आपको कविता सुना सकती हूँ जिसकी आप बात कर रहे हैं। और वैसे इस कविता ने मुझे स्वागत एक है। जी बिल्कुल, इस कविता ने मुझे एक कह सकते हैं, इस कविता ने मुझे एक बहुत क्या बोल सकते हैं, टर्निंग पॉइंट होता है आपकी लाइफ का। उसी तरह ये कविता एक ऐसी जिसने मुझे एक नाम दिया। ये कविता उन कविताओं में आती है। तो ये कविता मैंने अभी कुछ 2 साल पहले लिखी थी, जब वही मेरी कविता प्रकाशित हुई है, और प्रकाशित हुई थी मेरे बेटे के जन्म के 1 महीने बाद। मैंने इस पे काम करना एकदम से शुरू किया था। जी जी काम तो मैं पहले से कर रही थी, जी जी। पर कुछ टाइम बाद फिर मैंने एकदम से किया कि अब मुझे प्रकाशन की ओर बढ़ना है, नहीं तो मेरे आगे नहीं काम बढ़ेगा। तो मैं आपको उस कविता से रूबरू कराती हूँ जिसकी आप बात करते हैं। शीर्षक है इसका, माँ की याद। जी जब जब लगती है ठोकर तेरे पास मैं आती माँ, जब जब लगती है ठोकर तेरे पास मैं आती माँ, दूजों की ना जरूरत मुझे, तेरी पक्की सहेली हूँ माँ। माँ जैसे हर बेटी अपनी माँ की बहुत क्या घनिष्ठ बात है, वाह। मित्र होती है, सखी होती है, वही बात इसमें है। शादी हो गए, शादी हो गए बच्चे मेरे, शादी हो गए बच्चे मेरे, पर तेरे लिए आज भी छोटी सी प्यारी बच्ची हूं मैं माँ। तू जो मुझको याद करे, तू जो मुझको याद करे, पर ना दिखलाए जो आंसू अपने। तू जो मुझको याद करे ना दिखलाए, पर आज जो आंसू अपने, मुझे दिलासा देती रहती हरदम, अपनी रूंधी आवाज छुपाती माँ। ये हर माँ की कहानी है, न मेरी ना आपकी, दुनिया भर की माँ यही करती है कि अपने गम छुपा लेती है और बच्चों की सुनने की कोशिश करती है कि बच्चों की जिंदगी में क्या चल रहा है। आगे का बन पड़ेगा, सुनेगा। जी जी। तेरा मन न लागे मेरे बिन, तेरा मन न लागे मेरे बिन, ये तो खूब वाह। मैं जानू माँ।
ये जो आंखें तरसे मेरी, मैं भी अपने आस छुपाती माँ। है सब कुछ इस घर में मेरे, वाह, है सब कुछ इस घर में मेरे, है पर सब है कुछ क्या इधर। अच्छा ऐसा जीने में। यूएस में सारी वाह, चीजें आपके पास होती हैं, तो उसी में है कि कमी किस चीज की जी है, जी। तो सुनेगा। है सब कुछ इस घर में मेरे, पर है क्या अच्छा ऐसा जीने में, मैं तेरे पास ना आ पाती माँ। पंख होते, वाह, पंख होते तो उड़ आती मैं, पंख होते तो उड़ आती मैं, दिल ऐसा हरदम करता है, मजबूरी तो समुद्रों की दूरी है। मजबूरी तो समंदरों की दूरी है, जो इतना दूर बसी हूं मैं माँ। जब ना हुई थी शादी मेरी, सखी बन हर दम हम्म। तुझसे बतलाया करती। जब ना हुई थी शादी मेरी, सखी बन हर सखी दम बन। तुझसे बतलाया वाह, करती। आवाज बैठ जाती भले मेरी, पर दिल न भरता मेरा माँ। ये मेरी अपनी ही बात है, मैं आज भी अपनी माँ से मिलती हूँ तो इतनी बातें करती हूँ कि मेरा गला बैठ जाता है और मुझे गर्म पानी के गरारे करने पड़ते हैं, इतना कुछ होता है उनसे कहने को। अगला बंद सुनिएगा। माना संग नहीं मैं आज तेरे, माना संग नहीं मैं आज तेरे, क्यों अपने दर्द छुपाती हो, भले झट से ना आ पाऊंगी, तेरी वही पक्की सहेली हूं मैं माँ। एक यहाँ बेटी अपनी माँ को याद दिला दे रही है कि वो दूर हाँ, रहती है, उसके शादी हो गई है, बच्चे हो गए, पर आज भी वो वही सहेली है जो जी जी। कभी 10 साल पहले 20 साल पहले हुआ करती थी। अब बेटी बता रही है कि वो कैसा महसूस करती है कि वो बीमार होती है तो उसे कैसा लगता है। जब जब होती हूँ बीमार, जब जब होती हूँ बीमार, तेरी याद बड़े बड़ी मुझे आती है। तू होती तो दवा देती मुझे और माथे पर हाथ फिराती माँ। माँ का हाथ माथे पर अपने आप में एक दवा की तरह होता है। जब जब होती हूँ बीमार, तेरी याद मुझे बड़ी आती है, तू होती तो दवा देती मुझे और माथे पर हाथ फिराती माँ। काश मैं तेरा बेटा होती, काश मैं तेरा बेटा होती, जी भर के अपने पास बुलाती माँ। तब ना होते जकड़े हाथ मेरे, कुछ ख्वाहिशें तो पूरा कर पाती माँ। सब कुछ तो है पास मेरे, सब कुछ तो है पास मेरे, कमी नहीं मुझे किसी चीज की। सब कुछ तो है पास मेरे, हम्म। कमी नहीं मुझे किसी चीज की। फिर भी लगे कुछ खाली खाली सा, तुझसे बड़ी दूर बसी हूं मैं माँ। सब कहते हैं। अब देखिएगा, जब आप यूएस में रहते हैं, जैसा आप कह रहे थे कि ये स्वर्ण भूमि है, ये स्वर्ण भूमि भी है, कर्म भूमि भी बहुत है बहुतों के लिए। जी जी। तो आपके पास सारे ऐशो आराम होते हैं, पर कमी किस चीज की होती है, ये श्रीराम के आगे लिए की लंका कविता भी मेरी। तो। जी, ये कविता की आगे की पंक्तियां बताएगी। सब कहते हैं जी जी। जिंदगी के हैं बड़े आराम यहाँ, महंगे में ये दो चश्मे, महंगे चश्मे में ये दो आंखें, तेरे लिए तरस जाती हैं माँ। सब कहते हैं जिंदगी के हैं बड़े आराम यहाँ, महंगे चश्मे में ये दो आंखें, तेरे लिए तरस जाती हैं माँ। महंगी कितनी जैकेट पहन लूं, महंगी कितनी जैकेट पहन लूं, तेरा बुना स्वेटर लुभाता है, संग तेरे रहने को तरसूं, मेरे कण कण में बसी है तू माँ। वाह, जब थी वाह। गर्भ में मेरे संतान, जब थी गर्भ में मेरे संतान, तेरी कमी बड़ी खलती थी। थकी होती अगर मैं थोड़ी सी भी, चाय का प्याला देती माँ। जब दिया मैंने पुत्र को जन्म, ये उस वाक्य को मैंने उस भाव को रखा है कि जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मैं क्या महसूस कर रही थी। स्वागत है, जब स्वागत। दिया मैंने पुत्र को जन्म, दिल रोया कि मेरे पास होती तो, मेरे दर्द को समझती, सिर पर हाथ फिराती माँ। वैसे तो मेरी जन्म देने वाली माँ मेरे साथ तो नहीं थी, पर मेरे पति की माँ, मेरी सासू माँ भी, वो मेरे साथ थी उस वक्त। और यकीन मानिए वो माँ भी कोई कम नहीं होती है, लेकिन जैसे कि मैंने बोला ना कि जिसने आपको पैदा किया है उसके हाथ फिराने का जो एहसास है वो कमी रहती है। कहीं ना कहीं आप बहुत खुले होते हो अपने माँ से, तो ऐसा नहीं है कि आपकी सास नहीं है कि सास है तो उसने कमी रखी होगी कोई, लेकिन फिर भी होता ना, जैसे
आ, जी जी। जैसे आप अपनी बहन के बच्चे को रखते हैं वो अलग प्यार होता है, अपने भाई के बच्चे को रखते हैं वो अलग प्यार होता है, लेकिन जब आपकी गोद में आपका अपना बच्चा होता है उस प्यार की आप तुलना नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही कि कोई कमी नहीं होती है, पर एक एहसास होता है ये आपकी माँ है जिसने पैदा किया है, वो शायद थोड़ा सा ज्यादा समझेगी, तो एक ये भावना रहती है। तो उसी को मैंने बस इसमें लिखा था, काश मैं तेरा बेटा होती, काश मैं तेरा बेटा होती, जी भर के अपने पास बुलाती माँ, और जब आती देश तेरे में संग तेरे रह पाती माँ। औरों की माताओं को देखूं तो दिल मेरा भी कुछ कहता है, औरों की माताओं को देखूं तो मेरा भी दिल कुछ कहता है, कितना चाहूं साथ रहूं तेरे में, मेरी तेरी फिक्र है सताती माँ। जब दूसरों की मम्मियों को देखते हैं तो और एहसास होता है कि काश हम भी और कुछ कर पाते, शायद मैं बेटा होती तो 4 दिन और उन्हें ठहरा पाती। आप एक औरत होते हो तो बहुत, हालांकि वक्त बदल रहा है, समय बदल रहा है, लेकिन फिर भी ये होता है कि आप बेटे होते तो आपको शायद सोचना नहीं पड़ता। आप बड़े हिम्मत से, बड़े शान शौकत से आप बिल्कुल हक से कहते हो मेरे घर पे रुको। एक औरत होते हो तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है, कई बार कुछ कारण होते हैं, आप कई चीजें दिमाग में रखते हो, प्लस माँ बाप भी बहुत कुछ सोचते हैं, बेटी के घर जाएं, कितने दिन रुके, रुकना चाहिए कि नहीं। तो वो भी एक संस्कृति का हिस्सा है जी कि बेटी के जी। घर पे प्रेशर ना बन जाए। तो बहुत सारे भाव होते हैं इसमें। आगे का बंद सुनिएगा। ख्वाब तो है मेरे, बहुत। मेरे भी कुछ, ख्वाब तो है मेरे भी कुछ, पर बेबस खुद को पाती हूँ, साथ होती तो शायद मैं तेरे लिए कुछ कर पाती माँ। एक दिन ऐसा आएगा तुझे सहारा दे पाऊंगी, एक दिन ऐसा आएगा तुझे सहारा दे पाऊंगी, ना होगी कोई मजबूरी जीवन में, तेरे लिए कुछ तो कर पाऊंगी। पाल पोस के मुझे बड़ा किया, धिक्कारता है मेरा जमीर, बदलूंगी, वक्त बदलूंगी अपना एक दिन, वक्त बदलूंगी अपना एक दिन, थोड़ा सुख तुझे दे पाऊंगी। ये हर बेटी की इच्छा होती है, वो कहे ना कहे। माना कि मैं बेटी हूँ, माना कि मैं बेटी हूँ, पर कुछ तो है अरमान मेरे भी, कैसे भूलूं फर्ज एक संतान के, और कैसे भूलूं कि है तू मेरी माँ, कैसे भूलूं कि है तू मेरी माँ। तो वही, बस मेरी कविता यही थी, जिसमें एक बेटी कहीं ना कहीं बहुत सारे भाव रखती है और महसूस करती है कि वो बेटा होती तो शायद कुछ और कर पाती, शायद वो और खुशियां दे पाती, बंदिशें नहीं होती बच्चे की, परिवार की, या अपने जिम्मेदारियों की, जिसके चलते वो कई चीजें नहीं कर पाती है, पर इच्छा सभी बेटी की होती है। धन्यवाद इस कविता के लिए, को सुनने के लिए, इतना मान देने के लिए। मैं आपसे आपसे एक और बात पूछना चाहता जी हूँ बिल्कुल, जी बिल्कुल। कि चित्रकारी और साहित्य में क्या संबंध है, लेकिन आपने जो ये चित्रकारी प्रस्तुत की है माँ के कविता के द्वारा, मुझे जी पूरी तरह से समझ लगभग आ रही है कि क्या संबंध है। मतलब कि जब इसको जी आप लिख रही होंगी तो आपके सामने कौन कौन से दृश्य आए होंगे, और उन दृश्यों में जी से कौन कौन से दृश्यों को आपने उकेरा है, मैं भली भांति देखता हूँ। जी मैं आपके मुंह से भी सुनना चाहूंगा कि जब आप चित्रकार होते हुए, एक अच्छे चित्रकार होते हुए और जी साहित्य रचना करती हैं, उपन्यास लिखने की बातें करती हैं। उपन्यास में मैंने सबसे बड़ी बात देखी है भगवती चरण वर्मा। जी भगवती चरण वर्मा लिखते हैं, खुद ही प्रश्न देते हैं और खुद ही उत्तर देते हैं। प्रश्न जी उनका क्या है सुनिएगा, उपन्यास है उनका चित्रलेख। जी चित्रलेखा उपन्यास में उन्होंने कहा है, प्रश्न दिया है कि काश मैं भी कपोती होती। नायिका कहती है कि काश मैं भी कपोती होती तो इनकी तरह विचर पाती। उन्हीं में से जो जी नायक होता है बीजगुप्त, वो कहता जी है कि अगर तुम नायक होती, तुम में अगर तुम कपोती होती तो तुम में ये सोचने की क्षमता ही नहीं होती। मैं उपन्यासकारों को तो यूं ही नमन करता हूँ कि इतने प्रश्न उत्तर स्वयं ढूंढ लेते हैं वे। और जी महादेवी वर्मा थी, जी आप कविता भी लिखती हैं, तो महादेवी वर्मा की एक बात बताऊं आपको। जी जब ये एक मंच पे बहुत लेट से पहुंची, देर से जी पहुंची, जी देर से पहुंचने के बाद लोग देख करके उन्हें गुस्सा थे, इतना जी देर करके पहुंचे, उन्हीं को संचालन करना था।
उन्होंने अच्छा पंक्तियां जो दी उसको ध्यान से सुनिएगा, और उसके बाद जी, उनका अंतिम पंक्ति सुनिएगा। स्वागत उन्होंने है, कहा कि बताइए। मैं मैं भी सोई थी, वह भी सोया था, मैं भी लेटी थी, वह भी लेटा था, मैं उसके नीचे थी, वह मेरे ऊपर था, मैं उसे छोड़ के कैसे आ जाती। अब इतना सुनते ही पूरी जनता साइलेंट। जी मैं भी लेटी थी, जी वह भी लेटा था, मैं नीचे थी, वह ऊपर था, मैं कैसे जी उसे छोड़ के आ जाती, वह मेरा जी, प्यारा नन्हा छोटा बेटा, वाह वाह, मेरा क्या प्यारा बात है, नन्हा क्या छोटा बात बेटा। है। बिल्कुल इस तरह बिल्कुल से मतलब कि सबको स्तब्ध कर देना, ये क्षमता होती है, बिल्कुल। और जी उपन्यासकारों में ये क्षमता होती है। तो ये क्षमता जो आप अमेरिका में रहते हुए, जी भारत में इतनी शिक्षा ग्रहण करते हुए, अंग्रेजी पढ़ते हुए, सब कुछ करते हुए, जिस तरह से आप अनवरत हिंदी की भावना में व्यक्त कर रही हैं अपने आप को। जी हिंदी एक भावना है, मैं ऐसा कहता हूँ, और उसमें आप अब जी खुद को व्यक्त कर रही हैं, और जी इतनी स्फुट मात्रा में हिंदी बोल रही हैं। जी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या कभी आपको ग्लानि महसूस हुई है जब किसी भारतीय कवि ने, भारतीय लेखक ने जी इंग्लिश का जी। यूज किया हो, हिंदी और इंग्लिश का फेंट फाट करके यूज किया हो? तो मैं अच्छा तो समझता हूँ कि आपसे ये भी सीखने वाली चीज है। जी, आप ग्लानि की बात कर रहे हैं। मुझे तो जो भी थोड़ा बहुत नाम मिला है वो हिंदी की वजह से मिला है। जी मैं बहुत तुच्छ हूँ साहित्य के इस पायदान पर। मैं बहुत अपने आप को ऐसा भी नहीं मानती कि मैंने बहुत कुछ किला फतेह कर लिया है। बस एक एक सिपाही हूँ जो हिंदी के महत्व को आगे बढ़ा रही हूँ। एक सिपाही हूँ, एक बस मैं पूजा कर रही हूँ अपनी इस भाषा की। लेकिन अगर आप मुझसे आज लाइव रूबरू हैं तो वो हिंदी ने मुझे दिलाया है। अगर मैं इंग्लिश में होती तो आज आप मेरा नाम भी नहीं जानते। और रही इंग्लिश की बात, तो इंग्लिश में मैं मास्टर्स हूँ, और मैंने जब तक मैं टीचिंग में थी मैं इंग्लिश लिटरेचर ही पढ़ाती थी बच्चों को। और इसीलिए प्रश्न वर्ल्ड किया स्कूल मैंने। में थी लास्ट। जी। और तो अगर मैं आज आपके सामने हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो हिंदी है जो मुझे इस जी मुकाम पे लेके आई है। तो वो कैसे ग्लानि हो सकती है जो आपको, जो भाषा, जो इंसान, जो वक्त, जो पहलू आपको महत्व दिला दे, जीवन में आपको चार लोगों से के इस लायक बना दे कि चार लोग आपको जानते हैं, वो उससे ग्लानि कैसे हो सकती है। और अगर कोई चीज आपकी वही अपनी है तो ग्लानि का तो सवाल ही नहीं उठता। तो वही तो प्रश्न वो मैं तो फक्र की बात है। भारत के हर एक व्यक्तित्व से पूछना चाहता हूँ आज के समय में। जी और मैं जी जब गांव में होता हूँ या शहर में भी होता हूँ, मेरे जी शहर की एक बात याद है मुझे कि मेरी शिक्षिका ने मुझसे, एक लड़की से कहा, जी हिंदी पढ़ा रही थी शिक्षिका, जी उन्होंने अंग्रेजी का अर्थ, नहीं, अंग्रेजी की शिक्षिका थी, अंग्रेजी का अर्थ हिंदी में बताया। अब हिंदी का जी अर्थ उनको पुनः दूसरे शब्द के माध्यम से अंग्रेजी में बताना पड़ा। और जब जी मुझसे पूछी तो मैंने बोला कि सब स्मृतियों से विस्मृत करके ये लोग कुंठित कर रहे हैं अपनी जी भाषा को। अब इस जी मतलब कि जी। मैं खुद कभी कभी संकोच में आ जाता हूँ कि मैं क्या करूँ खुद को। इतनी हिंदी सब कुछ समझ नहीं पा रहा है, ये स्थिति आ गई है हिंदी की, बिल्कुल बिल्कुल, शुद्ध आप हिंदी की नहीं। गलत नहीं कह रहे हैं, ये आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। ये कमी हम लोगों को दूर करने की बहुत जरूरत है। और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को मैं मुझे लगता है जैसे ये हम लोगों की या और भी ऐसे तमाम लोग होते हैं जो उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है जब आप देखते हैं कि आपके अपने ही लोग अपनों की ही का सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। और अभी आप अगर मान लीजिए यूएस में है और अमेरिकन का इतना सपोर्ट करते हैं, और हर तबके का लोग, हर इंसान, हर देश का हर नागरिक, कोई भी नागरिक हो, वो अपने लोगों की इतना सपोर्ट करते हैं। बस एक इंडियंस हैं जो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बड़ा ग्लानि में रहते हैं, हिंदी बोलने में इतना कतराते हैं। यूएस में तो फिर भी एक वो है कि चलिए हम अकेले ना पड़ जाएं, तो साउथ इंडियंस एक तरफ हो जाते हैं,
बंगालीज एक तरफ हो जाते हैं, और ओवरऑल बात की जाए तो इंडियंस एक कम्युनिटी बना लेते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम इंडिया में रह के बहुत ज्यादा है। जब तक आप इंडिया में रहते हो, हम चाहते हैं हमारा बच्चा इंग्लिश ही में बात करे, हिंदी में बात करता है तो हम उसको बहुत ही कमतर एक वैसा मानने लगते हैं कि अरे इसको इंग्लिश नहीं आती है। आजकल तो ये हो गया है कि अगर आप हिंदी खराब बोलते हो तो चलेगा, लेकिन अगर इंग्लिश में एक ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई है तो आपको कुछ नहीं आता है, आप हाँ, तो बेकार हैं, दिक्कत हो आपका जाती प्रोनाउंसिएशन खराब है तो आप बेकार हैं। तो है। जी प्रॉब्लम जी। हमारी ये है। ये जैसे चाइनीज है, चाइनीज अपनी लैंग्वेज की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, वो इंग्लिश उतनी ही बोलते हैं जितने में उनका काम हो जाए। लेकिन हम्म। बात है कि अब उनको ये रहता है कि अब जैसे इंडियंस हैं, अगर हम ये सोचे कि हम भारतीय होकर हम भारतीय भाषा, अपनी रीजनल भाषा को नहीं सपोर्ट कर सकते, तो हमें और कौन पूछेगा? कोई भी नहीं पूछने वाला। सही बात, तो ये सही बात, हमें सही बात। हम अपनी चीजों को महत्व नहीं देंगे तो दूसरा क्या महत्व देगा? कभी नहीं। एक दिन हमारा नाम कहीं नहीं रहेगा। इंडिया में रहते हैं हम, और हम बात करते हैं कि अगर किसी का इंग्लिश एक्सेंट नहीं अच्छा है, ठीक है, गलतियां निकालना या गलतियों को समझना कोई बुराई नहीं है कि आपने किसी की गलती ठीक कर दी है, वो बुराई नहीं है। लेकिन लैंग्वेज जो है आपकी, इंग्लिश लैंग्वेज आपके इंटेलिजेंस को, आप कितने इंटेलिजेंट है उसको नहीं वो तय करती है। जरूरी नहीं है कि आप हम्म। इंटेलिजेंट है तो आपको इंग्लिश आती ही हो, या आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है तो आप इंटेलिजेंट है, ऐसा कतई नहीं होता। ऐसा कतई नहीं होता। आप अपनी असल बात में समझा ले जाते हैं, वही काफी है। जी जी। जी मैं आपसे एक और अंतिम में प्रश्न करना चाहूंगा कि जी इसी इंग्लिश को लक्ष्य करते हुए मैंने ये प्रश्न रखा था, इसलिए मैंने इंग्लिश को सबसे पहले सल्व किया, आंग्ल भाषा सहित हिंदी को। जी तो मैं जी। इसमें पूछना चाहता हूँ आपसे कि नवांकुर कवियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो नए नए कवि बनते हैं? और मैं तो खुद भी नवांकुर हूँ, इसलिए ये प्रश्न मैं हमेशा खुद रहता है। मैं भी नवांकुर ही हूँ। इस पटल आप को मुझे कोई जी, नवांकुर कोई जी जी। मैं तो खुद ही हूँ। मैं अपने आप को बहुत अभी मुझे भी लगता है अभी बहुत कुछ करना है साहित्य के लिए, बहुत कुछ करना है, अभी बहुत कुछ मुकाम हासिल करने हैं। तो मैं भी अभी उसी पथ पर अग्रसर हूँ। और बाकी मैं संदेश के तौर पे बस यही कह सकती हूँ कि लिखना बहुत जरूरी है, अभिव्यक्ति बहुत जरूरी है। अगर आप ये सोचे कि मेरा लिखा सुन नहीं रहे सब लोग तो मैं लिखूं क्यों, या मेरा लिखा पढ़ नहीं रहे, या मेरी किताब नहीं छप रही तो मैं लिखूं क्यों, तो ये सबसे बड़ी गलती होगी। अगर लेखक का काम है लिखना, प्रकाशन होना या नहीं हम्म। होना वो बात की बात है, वो अगला पायदान है। समाज का। लेकिन अगर जी जी, अगर भैंस अगर भैंस ये सोचने लग जाए कि मेरे दूध की पनीर बनेगी कि नहीं, और पनीर नहीं बनेगी तो दूध देना छोड़ दे, तो फिर वही वाली बात है कि जिसका जो काम है वो करना चाहिए। बाकी बाकी आपके सामने, आप अपनी मेहनत करते रहिए। आपको यकीन मानिए अगर आप मेहनती हैं तो आपको आपका लक्ष्य प्राप्त जरूर होगा। और अभिव्यक्ति बहुत जरूरी है, लिखते रहिए। आपका जो आप बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं, एक वक्त निकालिए जब आप अकेले हों और उसको लिखिए। आप बहुत दुखी हो, जीवन में कोई भी मुश्किल आई हो, एक वक्त निकालिए जब आप अकेले होते हो, 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, कलम को साथ रखिए। कलम नहीं तो आजकल तो फोन सबके पास है, आप 4 लाइनें ही सही पर लिखिए उसको। वो भाव जो आप उसी वक्त लिख पाएंगे ना, वो भाव आपको वक्त बदलने पे, पहलू बदलने पे आप वो एहसास को शायद ना लिख पाए। तो लिखते रहना बहुत जरूरी है। सुनते रहिए, साहित्यकारों को सुनते रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे आप कई बार हम, जैसे मैं पहले तरन्नुम में नहीं लिख गाती थी, मैं सिर्फ सुनती थी और अभिव्यक्ति करती थी और लिखती थी, एहसास को, भावों को लिखती थी। लेकिन जब मैंने लोगों को सुनना शुरू किया, मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा तरन्नुम में गाने का एक अलग एक मजा है, और उसका एक अलग छाप उसकी पड़ती है श्रोताओं पर। तो मैंने उसमें भी कोई बात, उसमें भी मैंने कई बार कोशिश करी। पर एक और चीज है कि आप जैसे हर कलाकार की एक अपनी पहचान होती है, उस पहचान को भी नहीं छोड़ना चाहिए। आप अपनी पहचान को, अपने चीजों को लेकर चलिए, किसी को कॉपी मत करिए। बस अपने भावों को रखिए, किसी की
बस यही करते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। आप कवियों को, मैं जो नए हैं उनसे यही कहूंगी कि बस जी कोशिशें करते रहिए और दूसरों को भी सुनिए, साथ ही जीत दीजिए, एक दूसरे का साथ दीजिए, कोशिश करिए एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने का, और हो सके तो उनको भी मौका दीजिए कि वो आपके साथ कोई मंच शेयर कर सके, तो उन्हें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। ऐसे मैंने कुछ लोगों के साथ किया और आज मुझे खुशी है कि वो कवि कवित्री आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं किसी का साथ दे पाई, किसी को हिम्मत दे पाई, उसका इस करियर में आगे बढ़ पाते, तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसमें एक और बात बस जोड़ना चाहूंगा दीदी, जी, बिल्कुल बिल्कुल। कि मैं नवांकुर कवियों के लिए कहना चाहूंगा जी कि विद्या के धनी बने। सबसे पहले विद्या जरूरी है, और ये ना सोचे कि जी, समाज अभी समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। अगर मंच पे चढ़ बिल्कुल के सही कहा। उनकी भाषा में बात कर रहे हैं और उनको समझा रहे जी हैं, तो ये आपकी मतलब कि सफलता नहीं है। आप अपनी जी, भाषा में बात करें, और इसके बाद वो पीएचडी में जाकर के समझें। बच्चों को समझाना कोई जरूरी नहीं है। सामान्य जी भारतीय हिंदी समझने में निष्फल है, जी, इसलिए जो पीएचडी में जाकर के आपकी कविताओं को पढ़ता है, कुछ वैसी जी रचनाएं दीजिए आप। नामांकुर जी, कवियों से मेरी यह आग्रह है। और जी मैं आपका बहुत समय लेता हुआ, ये तो 1 घंटा 1 मिनट हो गया है, और इसके साथ ही मैं आपको विदा करने के लिए आपकी ही भावना को थोड़ी सी और प्रबलता देते हुए, बिल्कुल मैं बिल्कुल, अपने माँ पर जो कविता स्वागत सुनाई, है। मेरी मेरे आंख सजल थे उस समय, तो मैं खुद की स्थिति याद कर पाया कि जब मैं जी अभी रहता हूँ जहाँ पर, खुद से जी, काम करना पड़ता है और खुद से खाना बनाना पड़ता है। बच्चे भी विदा जी होते हैं दीदी, लड़के भी विदा जी, होते हैं, और उस बिल्कुल समय में बिल्कुल। विदा होते हैं जबकि वो बच्चे होते हैं। जी, तो आपको मैंने याद होगा, लिखा था आपके जो मैंने आपको आपके पहले के कुछ सवाल थे उसी में आपको बात कही थी ना, कि आपने पूछा था कैसा लगता जी है जी विदेश में रह के, तो मैंने आपको यही बोला था कि ठीक वैसा ही जैसा कि आपको जब कहा जाए कि आप हॉस्टल में रहकर कैसा महसूस करते हो, तो हॉस्टल में लड़के भी रहते हो लड़कियां भी, तो ये भावनाओं सबको पता जी होती है कि माँ से अलग होना कैसा होता है। जी जी। जी जी, तो आप मैंने कुछ कह रहे थे। 2018 में ये कविता लिखी थी, और इसी कविता के साथ मैं जी आपको विदाई दूंगा। जी, बिल्कुल, सुनिएगा स्वागत है। ध्यान से। बिल्कुल। बच्चों का जान अपनी माँ में ही बसता है। मैं जी इसमें कोई ज्यादा यूज नहीं किया है मैंने शब्दों का, और बहुत जी, सरल भाषा में मैंने इसको लिखा कि बच्चों का जान अपनी माँ में ही बसता है, जिंदगी का सबक जिनकी बातों से वो कसता है। जिंदगी का बिल्कुल सबब जिनकी बातों से वो कसता है। माँ 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 पुकारते पुकारते थक जाते हैं हम, दूर तक कोई नहीं है इसलिए बिथक जाते हैं। इस तरह बिल्कुल, से क्या बात है। मैं माँ माँ तुझसे ही मैं भी ये बात कहता हूँ, इस तरह से तेरे बिना निर्जन में रहता हूँ। तेरे बिन मेरे जीवन में कैसी निरस्ता तेरे बिन मेरे जीवन में कैसी निरस्ता है। तेरे लिए मेरा मन किस तरह से तरसता है। मेरे भोजन में जैसे किसी ने विष मिलाया हो तेरे लिए। मेरे भोजन में जैसे किसी ने विष मिलाया हो तेरे बिना। पानी और प्यास शायद दोनों पर आया हो। पानी और प्यास शायद दोनों पर आया हो मेरे बिना। जिस रूप को मैंने सुबह शाम निहारा। मैं जब घर से स्कूल से आता था, तो सीधे अपने दौड़ करके वहीं जाता था। मैंने जिस रूप को सुबह शाम निहारा था, जिसने मुझको जन्म दिया, मेरा तन मन संवारा था, वही माँ आज मुझसे दूर है। वही माँ आज मुझसे दूर है। बात है कि बेटा दूर रहने के लिए मजबूर। माँ तो दूर हो ही नहीं सकती। बात है कि बेटा दूर रहने के लिए मजबूर है। माँ लोग कहते हैं दृढ़ निश्चयी बनो। माँ लोग कहते हैं कि वीर माँ लोग कहते हैं वीर तुम वीर की तरह गरजते रहो। मैं वीर का लेखक हूँ, वीरत्व का लेखक हूँ, इसलिए मेरे में ये भावना हमेशा जो भी आता है यही कहता है तुम तो वीर हो, तुम लेखक हो वीर। मैं उस दिन लिखा था रो रो करके कि माँ लोग कहते हैं कि वीर तुम वीर की तरह गरजते रहो, दृढ़ निश्चयी बनो, शत्रुओं की ओर बरसते रहो। पर माँ सच कहूँ पर माँ सच कहूँ तो मुझे ये बातें झूठी सी लगती है। दुनिया की ये दीर्घता एक मुट्ठी सी है।
क्या बात, क्या बात। आपका वीडियो टेढ़ा हो गया है अभी। जी सुना रहा हूँ। आपका वीडियो पॉज हो गया है शुभम जी। आ गया। अभी ठीक है, अभी ठीक तो है शायद। जी जी अभी ठीक हो गया। जी, आपका वीडियो अब दिख नहीं रहा है, इंटरनेट का कुछ इशू है शायद। जी, अभी नहीं ठीक है। फोन का भी इशू आ जाता है, जी कभी जी जी फोन जी से बहुत ज्यादा काम होता है। तो जी। माँ लोग कहते हैं तुम वीर की तरह गरजते रहो, दृढ़ निश्चयी बनो, शत्रुओं की ओर बरसते रहो। पर माँ, सच कहूँ, दुनिया की दुर्गता एक मुट्ठी सी लगती है। मुझे ये सारी बातें झूठी सी लगती हैं। माँ के बिना क्या कौन बात, पूछता है खाए पिए मरे जिए। माँ के बिना कौन पूछता सही है बात है। खाए पिए मरे जिए। इस आफत में पड़े हो या किस घाट की पानी पिए। सही इस बात, आफत क्या में बात पड़े बोली हो आपने। या इस घाट का पानी पिए। हाँ हाँ, मैं भी जब तुम्हारे पास होता हूँ तुम्ही को डांट देता हूँ। बहुत अच्छी हाँ बात बोली है, मैं बहुत जब सच बात बोली आपने। हाँ मैं जब तुम्हारे पास होता हूँ तुम्ही को डांट देता हूँ। और सारी दुखियारी बातें माँ तुम्ही से बांट देती। खुशी नहीं, खुशी तो बचपने में चली जाती है। और सारी दुखियारी बातें माँ तुम्ही से बांट देता हूँ। माँ, मैं तो चाहता हूँ इस दुनिया में केवल माँ और बेटा। माँ, मैं तो चाहता हूँ इस दुनिया में केवल माँ और बेटा। हंसना, रोना, खेलना, लुक्का छिपी और लोरी चार समय का। और लोरी चार और लोरी चार समय का। क्या तो बात, मेरी कुछ बहुत भावनाएं खूबसूरत, बहुत माँ के सुंदर। लिए गई थी। सच ही है कि और सिर्फ लड़कियां ही नहीं माँ को याद करती हैं, वही नहीं माँ को छोड़ के जाती हैं, बेटे भी जाते हैं। बस अंतर ये है कि बेटे जाहिर कम करते हैं और बेटियां कर लेती हैं, यही बस बात है। आज का बेटे ही आज बेटे का ही दे रहे हैं। बेटे नौकरी चाकरी में लगे रह जाते हैं, जिम्मेदारियों में। लड़कियां अपने घर गृहस्थी और अगर नौकरी करती हैं तो उन सब में रह जाते हैं। विरह दोनों के लिए है, वो दुख दोनों के लिए है। बस अभिव्यक्ति की बात की जाए तो लड़के अभिव्यक्त नहीं करते हैं, लड़कियां कर लेती हैं, लड़के कम करते हैं। शायद उनको इतना सिखाया जाता है कि वो इतने मतलब उनको सिखाया ही जाता है कि वो स्ट्रांग बने, रोए नहीं। तो ऐसा रोना तो सभी के नेचर में होता है, बस उनको सिखाया जाता है कि लड़के कम रोएं, जो कि गलत भी है। लेकिन अगर आप कवि हैं तो आप कवि हैं, आपने अपने अश्रु इंक के स्याही के तौर पे आपने शब्द लिखे हैं, वो स्याही के उसमें आप लिख गए। तो बस वही अभिव्यक्ति की बात है। जी जी। जी और अगर आपके पास एक 2 मिनट और समय हो तो। जी बताइए, पूछिए, बिल्कुल। हम्म। जी तो रोने वाली भी एक सुन लीजिए कि क्यों रोता है कोई। और भारत में जो बेरोजगारी है वो किस जी तरह से बच्चों को रुलाता है, जी 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 वो देख लीजिएगा इस कविता में आप। जी क्योंकि जी मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे ये प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि जब तक नौकरी नहीं मिलेगी घर नहीं जाएंगे। जी लगता है कि नौकरी मिलेगी नहीं और जी घर भी नहीं जाएंगे। जी। तो रात के अंधेरे में सिसकते हुए लड़के, रात के अंधेरे में सिसकते हुए लड़के अक्सर रो देते हैं। सिसकते हुए लड़के अक्सर रो देते हैं, हिचकते बहुत हुए खूब, बहुत लड़के। खूब। अकेलापन, अकेलापन, सूनापन, कभी खोकर अपनापन, कभी एकांत हो कोने में, कभी एकांत हो कोने में, यूं ही पलक भिगोने में। पर याद घर बार को, भाई बंधु मित्र यार को, पर मुख थोड़ा नीचे, हाथों से हाथों को भी, आंखों को हाथों से नीचे बिलखते हैं लड़के, हिचकते हैं बहुत लड़के। खूब, बहुत सुंदर, बहुत अभी खूबसूरत, बहुत ही अच्छी, बहुत ही भावों से भरी, एक भाव जो लिए आखिर हुए क्यों, हैं।
आखिर क्यों कहो, आखिर क्यों कहो, ना चुपचाप सहो। आईने में देखकर अपनी ही नजरें, आईने में देखकर अपनी ही नजरें, आखिर क्यों कांपती हैं चंचल सी अधरें। माँ का वात्सल्य छोड़, माँ का वात्सल्य छोड़, पथ किस विपथ मोड़। पिता के पावन स्पर्श को, पिता के पावन स्पर्श को छोड़ करके गांव में बोलो राम, बोलो राम क्यों चले आए इस वनबाग के थौर ठाव में। बोलो राम क्यों चले आते हो वनबाग के थौर ठाव में। आखिर छोड़ जननी के आंचल के छांव को, धूप में क्यों पलते हैं लड़के, सकते हैं लड़के। बहुत खूब, बहुत खूब। पाने को नाम, इसके जवाब में सवाल सुनिएगा दीदी। पाने को नाम कोई, पाने को नाम कोई, गति अविराम कोई, पाने को नाम कोई, गति अविराम कोई। होता वनवास क्यों, होता वनवास क्यों, बितना साहस क्यों। रात भर जागते हैं ना दुखों से भागते हैं। हम रात भर पढ़ते हैं, रात भर जागते हैं ना दुखों से भागते हैं, फिर भी अपमान क्यों। और प्राण प्रिय की अग्नि परीक्षा भी, हम लोगों की प्राण प्रिय कौन है, कलम है। और प्राण प्रिय की अग्नि परीक्षा भी, फिर पाते राज सुख, फिर पाते राज सुख उत्थान या पतनोन्मुख। ये प्रश्न है कि फिर पाते राज सुख मतलब कि फिर नौकरी पाते हैं, फिर पाते राज सुख उत्थान या पतनोन्मुख। धोबी के अपशब्द, और उसमें भी कोई धोबी आके बोल जाता है कि तुम तो रिश्वत देके आए हो। तो धोबी के अपशब्द, सीता विहीन प्रारंभ, उसमें इज्जत पहले ही घट जाती है। तो सीता हमारी इज्जत है, सीता विहीन प्रारंभ। और प्राण प्रिय की अग्नि परीक्षा भी, फिर पाते राज सुख स्थान या पतनोन्मुख। धोबी के शब्द, सीता विहीन प्रारब्ध, कंटक सा दिल में होता मुश्किल में। अग्नि परीक्षा के भीषण कुचक्र से क्यों नहीं निकलते हैं लड़के, सकते हैं लड़के। क्या बात, क्या बात। बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही गहराई थी इस कविता में, और जो भी सुनेगा इसकी एक एक पंक्ति के भावों को समझ पाएगा। बहुत ही उम्दा, बहुत ही खूबसूरत। मैं आपको नमन करता हूँ दीदी, आपने मुझे इतना समय दिया, और सादर नमन करता हूँ। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। और जी बिल्कुल, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे रूबरू होते, धन्यवाद। बहुत, मुझे भी। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।